Yes, good morning, my dear students. I hope you all are well at your home. So, beta, today we will start some new concepts regarding to chapter light. And as we had done yesterday, part reflection. What is the meaning of a reflection, madam? Meaning of the reflection is bouncing back of light ray from the very hard surface, and that is the plane mirror. This is the polished surface. This is the polished surface. This is the reflecting surface. That is the reflecting surface. Okay. What is the focal length of the plane mirror? Focal length of plane mirror is infinity because radius of sphere is infinity. Okay? जिस स्फीयर का ये पार्ट है प्लेन मिरर, वो स्फीयर ही इतना बड़ा है कि उसका रेडियस नॉट डिफाइंड, मतलब हमें पता नहीं है. अगर रेडियस ही नहीं पता तो दैट मींस हमें उसका फोकस नहीं पता, मींस फोकल लेंथ नहीं पता. ओके. टाइप्स ऑफ मिरर की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप्स के मिरर आ जाते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स. ये कुछ बेसिक्स पॉइंट मैंने तुम्हें कल बता दिए थे. कनकेव मिरर कैसे बनेगा? केव पोर्शन को छोड़ देंगे, पीछे उसके पॉलिश कर देंगे. बेसिकली मिरर क्या होता है? जो मिरर है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, कर्वेचर ऑफ द स्फीयर. ओके. तो पॉइंट्स क्या थे हमारे पास बेटा? सी सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एंड एफ फोकस, पोल, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, दैट इज द फोकल लेंथ. ये कुछ बेसिक पार्ट्स हमने कल कर लिए थे, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है तुम्हें. आज मैं इससे आगे जो तुम्हें बता रहा हूँ उसको समझते हैं कि आज हमें क्या करना है बेटा. वो आज वाले जो पॉइंट्स हैं वो तुम्हें ऐसे लर्न करने होंगे कि उनके बेसिस पर ही हम अपने चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. नहीं तो हमारे चैप्टर में हमारे कंसेप्ट्स वीक होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इमेजेस ड्रॉ करते टाइम. ठीक है. तो अभी बात सिर्फ रिफ्लेक्शन की हो रही है, रिफ्रैक्शन की कोई बात नहीं हो रही है. तो रिफ्लेक्शन जो है बेटा उसमें हम मिरर्स का यूज करते हैं, और मिरर दो टाइप के हैं. बेसिकली थ्री टाइप्स बोल सकते हो, वैसे बेसिकली होता है कनकेव एंड कन्वेक्स. थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर है, क्योंकि उसमें हम बता नहीं पाते वो कन्वेक्स का है या कनकेव का है. ओके. ओके. तो बहुत एक नॉर्मल सा पॉइंट में रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन की तो मैंने अभी बात नहीं करी. ठीक है. रिफ्लेक्शन के केस में मैं बहुत नॉर्मल पॉइंट तुमसे पूछता हूँ. बच्चों को लर्न होता है बाय डेफिनेशन, बच्चे लर्न करते हैं इस पॉइंट को कि हमारे पास जो इमेज बनती है. अब हम बात करेंगे बेटा इमेज की. देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होगा ऑब्जेक्ट, और एक होगी उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो तुम्हारी मिरर के अंदर बनेगी या मिरर के बाहर बनेगी, जहां पर भी वो बनेगी. तो हाँ, दोनों केसेस पॉसिबल है जैसा मैंने कहा, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा ना कि वो अंदर बनेगी या बाहर बनेगी. तो दोनों केसेस पॉसिबल है, लेकिन हाँ जब तुम अपनी शक्ल देखते हो सुबह तो वो अंदर बनती है, वो बाहर नहीं बनती मिरर के. ठीक है. ओके. तो इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज की बेटा टू टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी टाइप्स होती है? एक होती है रियल इमेज और एक होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. सिंपल. तो पॉइंट है रियल इमेज क्या है? बच्चे क्या करते हैं, रटी रटाई सी डेफिनेशन बताते हैं. रियल इमेज आर दोज इमेज व्हिच कैन formed on a screen, and virtual image, this is the real image, also inverted images, also virtual images cannot be formed on a screen. इस टाइप की डेफिनेशन आती है हमारे सामने. तो देखो क्या होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इनके नाम पे आ जाते हैं. रियल जो रियलिटी है, वर्चुअल मींस इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन है कुछ रियल नहीं है, वर्चुअल है सब कुछ. ठीक है ना. तो रियल और वर्चुअल का यहाँ पे डिफरेंस हमें जानना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रियल? तो मैं तुम्हें पॉइंट बताता हूँ. जैसे अभी मैंने कहा ना कि इमेज अंदर बनेगी या बाहर बनेगी. जैसे फॉर एग्जांपल तुम सुबह उठते हो, तैयार होते हो, मिरर में अपनी शक्ल देखते हो, तो मुझे एक बात बताना, क्या तुम मिरर में इन एक्चुअल एंटर कर जाते हो अंदर? क्या तुम असली में मिरर के अंदर चले जाते हो? क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ल मिरर के अंदर दिखाई दे रही होती है, ऐसे लग रहा होता है जैसे तुम मिरर के अंदर खड़े हुए हो. तो एक्चुअल में क्या वो रियलिटी है? तो आंसर है नहीं, वो रियलिटी नहीं है, वो हमारी इमेजिनेशन है कि हम मिरर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है तो हम मिरर के आगे. we in actual we standing in the front of the mirror, not behind the mirror, but हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, like as we have entered in the mirror.
बट हम एंटर नहीं करते मिरर में, हम बाहर ही खड़े हुए हैं। तो दैट मीन्स एट दैट टाइम हम वहां पर वर्चुअलिटी की बात कर रहे हैं, वर्चुअल इमेजेस की बात कर रहे हैं। तो अपने माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर कर लो, रिफ्लेक्शन के केस की बात बता रहा हूँ, मिरर्स की बात बता रहा हूँ, लेंस में नहीं बता रहा हूँ अभी। क्या कंसेप्ट क्लियर करना है कि जितनी भी इमेजेस मिरर के अंदर बनेंगी, बिहाइंड द मिरर बनेंगी, वो सारी इमेजिनेशन होंगी, एक्चुअल में वहां कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? और एक्चुअल में होता भी नहीं है। जो इमेज बनती है, जो ऑब्जेक्ट मिरर के आगे खड़ा होता है या जो पड़ा होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, जितनी इमेजेस भी बिहाइंड द मिरर बनेंगी वो हमारे लिए वर्चुअल होंगी। ये बस सिंपल सा कांसेप्ट तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो वर्चुअल इमेजेस है वो बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। ये पॉइंट भूलना नहीं है बेटा, और मुझे लगता भी नहीं कि भूल जाओगे इस एग्जांपल के बाद कि जितनी इमेजेस अंदर है मिरर के वो सारी वर्चुअल है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। ओके, अब पॉइंट है कि रियल मतलब क्या है? ये बिहाइंड है तो ये फ्रंट होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर। बिल्कुल एग्जैक्ट सोच रहे हो, बिल्कुल सही। जितनी इमेजेस मिरर के फ्रंट में बनेगी वो सारी रियल होगी। अब पॉइंट ये है ना कि मिरर के फ्रंट पे इमेज बनाए कैसे? मिरर है, ऑब्जेक्ट है, मिरर के आगे इमेज के हवा में उड़ती हुई इमेज बन जाएगी। कहाँ बनेगी इमेज, दिखेगी कैसे? तो हम कहेंगे उस इमेज को देखने के लिए जिस लोकेशन पर वो इमेज बन रही है उस लोकेशन पर एक स्क्रीन लगा दो या फिर एक शीट लगा दो, कोई एक हार्ड सरफेस लगा दो जिस पर तुम उस इमेज को उतार सको। अदरवाइज वो हवा में तो बनेगी नहीं इमेज। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रोजेक्टर सबने देखा होगा, जो क्लास में हमारे प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं। अगर मैं उस प्रोजेक्टर को ग्राउंड में ओपनली चला दूं तो क्या इमेजेस बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? अब उसकी इमेजेस को मुझे देखने के लिए मुझे एक फिक्स लोकेशन पर एक स्क्रीन प्लेस करनी पड़ेगी, और वो जो स्क्रीन होगी उसी पर वो इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बेटा, जो रियल इमेजेस बनेंगी वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनेंगी। नेक्स्ट, उनको बनाने के लिए हवा में नहीं बनेंगी, उनको बनाने के लिए हमारे को स्क्रीन की जरूरत पड़ सकती है। स्क्रीन की नीड है, वहां पर स्क्रीन चाहिए हमें, क्योंकि हम वहां पर इमेज बनाना चाहते हैं। बिहाइंड द मिरर में तुम्हें कोई स्क्रीन की नीड नहीं है, क्योंकि तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ वर्चुअल है। ओके, रियल में रियल इमेजेस होंगी, अगर वो रियल होंगी तो इनको तुम टच कर सकते हो। ठीक है, इन तक जा सकते हो। वर्चुअल होंगी तो उनको टच नहीं कर सकते, तुम टच करने की कोशिश करोगे सिर्फ मिरर टच कर पाओगे, इमेज को टच नहीं कर पाओगे। ये चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, ये तो बेटा मैंने तुम्हें जस्ट बताया है कि रियल और वर्चुअल क्या है इन द केस ऑफ अ रिफ्लेक्शन में। तो रियल मींस जो फ्रंट ऑफ द मिरर बने, और फ्रंट ऑफ द मिरर इमेजेस के लिए हमें स्क्रीन की नीड है। बिहाइंड द मिरर जो बनती है इट्स ओके, वो सिर्फ वर्चुअलिटी है। हाँ, एक पॉइंट और क्लियर करता हूं तुम्हें, देखो यहाँ पर अब हमारे पास अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं ना, तो दो टाइप के मिरर होते हैं। देखो, कनकेव में ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, C, दिस इज F, दिस इज P। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, दिस पोर्शन दैट इज द फ्रंट पार्ट, क्योंकि ये मिरर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फ्रंट है, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये सारा वर्चुअल पोर्शन होगा। मिरर के पीछे वर्चुअलिटी है, सामने रियलिटी है, तो ये रियल पोर्शन होगा। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, C है, F है, तो क्या मैं इन पॉइंट्स के ऊपर अप्रोच कर सकता हूँ? ये मिरर है, दिस इज द मिरर, तो हाँ मैं यहाँ पर भी खड़ा हो सकता हूँ, थोड़ा सा आगे भी खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ भी खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ भी खड़ा हो सकता हूँ। ये तो मिरर ही आ गया, यहाँ क्या खड़ा हूँ, मुझे तो मिरर भी लग जाऊंगा फिर। तो दैट मींस किसी भी पोजीशन पे तुम खड़े हो सकते हो, किसी भी पोजीशन पर तुम खड़े हो सकते हो का मतलब है वहां पे तुम ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, क्योंकि ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये तुम्हारे अप्रोच में है। हाँ, मैं कहता हूँ मिरर के पीछे खड़े हो सकते हो, नहीं हो सकते। हम मिरर के पीछे जाएंगे कैसे? ठीक है ना, मिरर तोड़ देंगे तो मिरर टूट गया, फिर भी नहीं जा सकते, मिरर के पीछे नहीं जा सकते, वो इमेजिनेशन होती है। ठीक है, तो दैट मींस ये कौन सा मिरर था बेटा? कनकेव। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। कनकेव मिरर में जो तुम्हारे पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइक C आया, कर्वेचर आया, फोकस आया, ये सारे पॉइंट्स रियल आए हैं। रियल C है, रियल E फोकस है, सब कुछ रियल आया। क्यों रियल आया? क्योंकि तुम इन पॉइंट्स पे अप्रोच कर सकते हो। किसके केस में? कनकेव के केस में। अब दूसरी की बात करें,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर हमें शेड करना पड़ेगा। ये मेरा मिरर बना कौन सा, जिसके केव पोर्शन को ही मैंने पेंट कर दिया तो वो बन गया कन्वेक्स। अब अगर मैं इसमें C की बात करता हूँ, F की बात करता हूँ, ये मैंने F की बात करी और ये मैंने P की बात करी, तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, पेंटेड पोर्शन जो होता है वो तो बिहाइंड द मिरर होता है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो मिरर दिखाई दे रहा होता है, वो होता है फ्रंट। ठीक है ना। इसका जो पेंटेड पोर्शन था वो बिहाइंड था, इसमें ये वाला पेंटेड है तो ये वाला बिहाइंड हो गया। अब ये वाले जो पॉइंट है C और F, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम इन्हें पॉइंट्स पे अप्रोच कर सकते हो? क्या तुम मिरर के पीछे जा सकते हो? क्योंकि मिरर के पीछे आ गए हैं, क्योंकि कर्वेचर ही ऐसे स्फीयर ऐसे बनेगा ना, इधर तो मैं C बना नहीं सकूंगा, इधर सेंटर नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा स्फीयर ऐसे नहीं है, मेरा स्फीयर ऐसे है। जो स्फीयर की शेप होगी वहीं पे सेंटर आएगा, रेडियस आएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस जो कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स मिरर के हैं, तो क्या ये अप्रोच कर सकते हैं? तो आंसर है इनमें हम अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। तो हम कहेंगे बिहाइंड द मिरर, क्या कभी तुमने ये C और F को देखा होगा? तो हम कहेंगे नहीं, दैट इज द इमेजिनेशन। तो याद रखना बेटा, कन्वेक्स मिरर में जो ये C और F पॉइंट होते हैं, ये वर्चुअल पॉइंट होते हैं, सिर्फ लिखने को है, असली में नहीं है। हाँ, कनकेव में जो कुछ है एज इट इज है। कनकेव में रियल पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, जो है वो दिख रहे हैं, वहां तुम जा सकते हो। ठीक है, बिहाइंड द मिरर की वहां बात है ही नहीं कोई। इसमें जो पॉइंट्स आए वो बिहाइंड द मिरर आ गए हैं, तो इसीलिए वो पॉइंट्स वर्चुअल हो गए हैं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बात की जाती है इमेजिनेशन की, वर्चुअलिटी की। बस इतना सा पॉइंट है, इतना सा कंसेप्ट है, ये मैंने तुम्हें बताए हैं। अब जो न्यू कंसेप्ट है वो ये है कि ये इमेज बनती कैसे, कब बनती है, कहां पर बनती है, तो इसके आंसर्स अब मिलेंगे। कैसे बनती है, क्यों बनती है, देखते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये तो पॉइंट क्लियर हो गया ना कि वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती हैं और रियल इमेजेस कौन सी होती हैं। अब किसी ने अगर तुमसे पूछ लिया तो तुम्हें बताना है, ठीक है, उसको समझाना है कि हाँ वर्चुअल ये है, देख मिरर के अंदर वाली इमेज सारी वर्चुअल है, क्यों, रियलिटी थोड़ी ना। ओके, कनकेव में जो बेटा पॉइंट्स आ रहे हैं C, F, P, ये सब रियल आ रहे हैं, कन्वेक्स में वो पॉइंट्स वर्चुअल हो जाते हैं। रीजन मैंने तुम्हें बताया क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर हो जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने कि इमेजेस बनती क्यों हैं और इमेजेस बनती कैसे हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये पता होना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स भी इजी होते हैं बेटा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, बट है इजी। अगर कंसेप्ट पकड़ लिया ना तो नहीं रुकोगे तुम। हाँ, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। प्लस 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, और 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, राइट। देखो जी कैसे बनती है फॉर्मेशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है। पहली बात तो इमेज बनती किससे है, तो उसका आंसर है इमेज बनती है बेटा रिफ्लेक्टेड रेज से, इंसिडेंट से नहीं बनती। जब इंसिडेंट रेज तो मिरर की तरफ अप्रोच कर रही होती हैं, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो इमेज बनाती हैं। इंसिडेंट रेज इमेज नहीं बनाएंगी, क्यों, वो तो अभी तक मिरर तक पहुंची भी नहीं है। तो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद जो रेज हैं, जिनको हम बोलते हैं these rays are known as reflected rays। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये तुम्हारी इमेज बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, तो आंसर है इंटरसेक्ट करके बनाती हैं आपस में। इंटरसेक्ट होंगी तो इमेज बनेगी। क्या इंटरसेक्ट होंगी, आंसर है रिफ्लेक्टेड रेज। अब इंटरसेक्ट करने के लिए मैंने ये मान लो एक रिफ्लेक्टेड रे बना दी, दिस इज द वन रिफ्लेक्टेड रे फॉर एग्जांपल। तो इसको इंटरसेक्ट कैसे करूं, तो आंसर है एक और बना लो, क्योंकि देखो सिंगल रे अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हाँ, दो रेज मैंने बनाई, मान लो ये इंटरसेक्शन हो गया, किन के बीच में होना चाहिए, इंसिडेंट में नहीं, रिफ्लेक्टेड में। स्ट्राइक करने के बाद वाली रेज इंटरसेक्ट करेंगी, ये देखो कर रही है, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो रिफ्लेक्टेड रे है 1, ये रिफ्लेक्टेड रे है 2, दोनों ने इंटरसेक्ट किया। ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट,
ही इमेज है, यहीं पर इमेज बनने वाली है बेटा। जहां पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करी वहीं पर इमेज बन जाएगी। कौन सी रेज को इंटरसेक्ट करना है? रिफ्लेक्टेड रेज को, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दैट मींस तो तुम्हें मिनिमम कितनी रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए? तो तुम कहोगे कम से कम 2। क्यों? इंटरसेक्शन करना है भाई, इमेज बनानी है, एक लाइन थोड़ी ना, एक रे थोड़ी ना इंटरसेक्ट कर लेगी अपने आप को। मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई काउंटिंग नहीं है, जितनी मर्जी हो। लेकिन हाँ, जहां पर कॉमन इंटरसेक्शन आएगा, सभी रेज का कॉमन इंटरसेक्शन जहां पर आएगा, वो कॉमन इंटरसेक्शन पर वहां पर तुम्हारी इमेज बन जाए। पॉइंट क्लियर हो गया ये? ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। लेट्स सी, वेट, यस ना, इंटरसेक्शन हो गया, हाँ ठीक है, इमेज पता लग गई। तो बेटा अब हमें ये इमेजेस बनाने के कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये रूल्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। कुछ लाइट के रूल्स हैं। लाइट बहुत पंक्चुअलिटी को फॉलो करती है, बहुत डिसिप्लिन में रहती है, कोई रूल को ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? किसकी तरह नहीं है? तुम्हारी तरह नहीं है, रूल्स ब्रेक नहीं करती। इवन हमारी तरह भी नहीं है, क्योंकि रूल्स हम भी ब्रेक कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाइट से कुछ सीखना चाहिए। रूल्स सीखने हैं तो लाइट से सीखने चाहिए, ठीक है। तो समझे उनके रूल्स को, क्योंकि हमें रूल्स की क्या नीड है। हम कहेंगे नीड है, कैसे नीड है? हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, छोटी बनेगी या ऑब्जेक्ट की जितनी बनेगी, या ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बन जाएगी, ब्लर दिखेगी या क्लियर दिखेगी, लोकेशन क्या होएगी, दूर होएगी या हमसे पास होएगी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं इनके फिगर, इनके डायग्राम्स, और उन डायग्राम्स को हम बोलते हैं रे डायग्राम्स, ठीक है। जो रेस की हेल्प लेके हम डायग्राम बनाते हैं। रे समझ आ गया ना, ये वाली रेस जो है उनको बोलते हैं रे डायग्राम। अब ये डायग्राम में बच्चा इतना कंफ्यूज होता है, इतना कंफ्यूज होता है कि कहने की नहीं, कि डायग्राम उनके लिए पहाड़ बन जाता है। और जिसको रे डायग्राम आते हैं, जिसको ये रे डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करने ही नहीं है, ये तुम्हारे माइंड में सेट होने चाहिए, ओरली आने चाहिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, इमेज यहाँ पर होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, सब पता होना चाहिए। बहुत इजी है लर्न करना, सारे ट्रिक्स मैं तुम्हें बताता चला जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इन डायग्राम से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इनसे आसान। कुछ पूरी अगर तुम फिजिक्स में चलोगे, 10th की पूरी फिजिक्स में गो थ्रू हो जाओ, तो सबसे आसान टॉपिक रे डायग्राम मिलेगा। और बच्चों के लिए पता नहीं वो क्यों सबसे मुश्किल हो जाता है। सबसे इजी टॉपिक है। कुछ रूल्स हैं, रूल्स भी बहुत आसान है। 3 रूल्स हैं जो आज मैं तुम्हें करवाने वाला हूं। वो 3 रूल्स को फॉलो करते जाओ, रे डायग्राम्स बनते चले जाएंगे। रे डायग्राम्स में कोई टेंशन नहीं है, जो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो स्टेप्स तुमने फॉलो करने हैं। रे डायग्राम्स तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। तुम उनके गुलाम नहीं होंगे, रे डायग्राम्स तुम्हारे गुलाम होंगे। अगर रे डायग्राम्स तुमने अपने गुलाम बना लिए तो फिजिक्स तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। फिजिक्स इन द सेंस, फिजिक्स में जो चैप्टर लाइट है वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। लाइट के न्यूमेरिकल्स तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अगर तुमने रे डायग्राम नहीं समझे, रे डायग्राम्स के तुम गुलाम बन गए, तो समझो लाइट तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी, उनके आंसू भी रुलवा सकती है ये लाइट बोर्ड के एग्जाम्स में। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ज़्यादा, क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ज़्यादा, कंसेप्ट्स इसके ब्रॉड हैं, और इंटरेस्टेड चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये मैं मानता हूँ। समझने वाला चैप्टर है और नॉलेज बढ़ाने वाला चैप्टर है। एक और बात भी है इसमें, इस चैप्टर का बाकी चैप्टर से लिंक भी नहीं है। लाइट चैप्टर जो है फिजिक्स में, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर भी है। हम चाहे इसको लास्ट में करवा दें, हम चाहे इसको सबसे पहले करवा दें, क्योंकि इसका बाकी चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जैसे बाकी चैप्टर्स है ना, हमारे करंट का चैप्टर हो गया, आगे मैग्नेट के चैप्टर्स आएंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, रिलेशन जुड़े रहते हैं कि पहला नहीं किया तो दूसरा नहीं हो पाएगा। जैसे तुमने 9th में देखा कि मोशन हमने किया, जिसका मोशन वीक था उसके अगले 2 चैप्टर वीक हो गए। फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन वीक हो गया, ग्रेविटेशन तो बिल्कुल ही वीक हो गया था उसका। क्यों? क्योंकि वही सारे कंसेप्ट्स बार-बार लग रहे थे, वही एक्सेलरेशन, वही फोर्स, वही सब कुछ, वही न्यूमेरिकल्स रिपीट हो रहे थे, वही कंसेप्ट्स रिपीट हो रहे थे। जिसने मोशन में ढील छोड़ दी वो सारा, जिसने मोशन को अपना गुलाम बना लिया, फिजिक्स उसकी गुलाम बन गई होगी 9th में। जो मोशन का गुलाम बन गया, फिर तो बस फिजिक्स ने उसको अपना गुलाम बना लिया होगा, ठीक है ना।
फेल हो गया होगा या पॉइंट्स पे पास हुआ होगा बच्चा। तो ये चीज तुम्हें ऑलरेडी पता है, बट लाइट चैप्टर इज एन इंडिपेंडेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, कम टू द रे डायग्राम। रे डायग्राम से पहले हमें रूल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स पता होंगे तो रे डायग्राम्स बनेंगे ना। ठीक है, रूल्स में तुम्हें 3 रूल्स बता रहा हूँ बेटा। एक और पॉइंट भी याद रखना, जैसा जैसा मिरर चल रहा है ना वैसा ही लेंस होगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। कुछ चेंज नहीं होता इसमें, सेम रूल्स है, सब कुछ सेम है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं पता। हम तुम्हें सिर्फ उस टाइम चेंजेस बताएंगे, बाकी कंसेप्ट रिपीट नहीं करेंगे कभी भी। चेंजेस बताए जाते हैं कि हाँ मिरर में ये कर रहे थे, लेंस में ये कर दोगे, चलो खत्म टॉपिक, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें मिरर पे पूरा फोकस करवा रहा हूँ, तो मिरर को अच्छे से समझ लो एक बार। तो रूल नंबर 1 है बेटा, क्या रूल है ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर कनकेव की बात कर रहा हूँ, कन्वेक्स का भी सेम चलेगा, तो दोनों की बात कर लेते हैं। ये कनकेव हो गया, नो जी, ये कन्वेक्स हो गया। क्योंकि रूल्स जो होते हैं ना वो ऐसा नहीं होता कि कनकेव के लिए अलग बनाए जाएंगे, कन्वेक्स के लिए अलग बनाए जाएंगे, नहीं, रूल सेम रहते हैं सबके लिए। ठीक है, तो रूल नंबर 1 है कि अगर ये कनकेव मिरर है या कोई भी मिरर है, कनकेव हो या फिर वो कन्वेक्स हो, कन्वेक्स को ऐसे बना दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जिस पे हम पॉइंट बनाते हैं, सी बना लेते हैं, एफ बना लेते हैं, पी बना। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसकी इधर तो कोई पॉइंट नहीं बना पाओगे, इधर बनाओगे। ये मान लो तुमने एफ बना लिया, ये तुमने सी पॉइंट बना लिया, इधर कोई पॉइंट नहीं बनेगा, ये पी होगा। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ जाए इंसिडेंट रे, एरोस पे ध्यान देना बेटा, एरोस की गलती नहीं होनी चाहिए। एरो देखो मिरर की तरफ जा रहा है, मतलब इंसिडेंट रे है, और अगर वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आंखें बंद करके बिना सोचे बिना समझे उसको एफ में से क्रॉस करवा दो। ये ना मैंने तुम्हें 9th क्लास में जब एक चैप्टर चल रहा था साउंड में एक टॉपिक आया था साउंड बोर्ड, बताया था ना कि सारी पैरेलल रेज फोकस में मिल जाती हैं, बताया था। तो वही वाला टॉपिक है, इसी पर बेस्ड है वो। ठीक है ना, तो कोई भी अगर पैरेलल रे आ रही है तुम्हारी, तो बेटा ये एरोस ध्यान से लगाने, चेक कर लो कि एक बार ये इंसिडेंट रे है तभी एरो मिरर की तरफ है। ये स्ट्राइक हुआ, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना होगा मिरर पे, जहाँ पॉइंट इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर दिया उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये उसके बाद ये वापस आ गई, ये वापस आ गई रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई जो मिरर से दूर आ रही है। अगर कोई रे इधर से आ रही है लाइक दिस, वो भी एफ में से क्रॉस करेगी, सारी रेस को निकलना एफ में से ही पड़ेगा। ठीक है, ये ओके मान लिया, फर्स्ट रूल खत्म। इसकी बात करें इसमें इस रूल को कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे ये वाला जो मिरर होता है, हाँ ये पॉइंट रह गया, ये भी समझ लो। यहाँ पर देखो, तुम इस चीज को ना समझोगे नहीं, इस चीज को फील करोगे, उसको ऑब्जर्व करो कि कनकेव मिरर को, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग का मतलब होता है जोड़ देना, इकट्ठा करना, कन्वर्ज कर लेना। तो यहाँ पर देखो कि जितनी मर्जी यहाँ पर पैरेलल रेज आ रही हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जितनी भी इंसिडेंट रेज आ रही है वो सारी की सारी कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस पे, इस पॉइंट पर कन्वर्ज। अब ये देखो एक पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पर रिकॉल करवाने जा रहा हूँ बेटा। अभी अभी हमने बात करी थी कि इमेज कैसे बनती है, तो उसका आंसर था इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से, और जहां पर कॉमन इंटरसेक्शन आ जाता है वही हमारा इमेज का पॉइंट होता है, उसी लोकेशन पे इमेज बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, तो दैट मींस एफ पर इमेज बन रही होगी। जिस भी ऑब्जेक्ट में से, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट में से ये रेज आई हैं, ठीक है, और वो रेज की जो रिफ्लेक्टेड रेज बनी, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो आया एफ पे, तो दैट मींस इस ऑब्जेक्ट की इमेज एफ पर बन जाएगी। समझ आ गया पॉइंट कि कैसे बनी? हम कहते हैं ना कि अगर लाइट नहीं है तो हम कुछ देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है तो देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट रेज स्ट्राइक करती है और हमारी आईज में रिसीव हो जाती है।
ठीक है, तो हमारी आईज में फिर इमेज बनती है। तो अगर लाइट नहीं होएगी तो उस ऑब्जेक्ट्स पे कोई लाइट रेज स्ट्राइक नहीं करेंगे और हमारी आईज तक नहीं आएंगी। तो लाइट हमारा एसेंशियल पार्ट होता है टू साइड ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हें मैंने बताया कि इमेज कैसे बन रही है। तो दैट इज द व्हाट इज इट, दिस इज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज द साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये एक साइड बन रहा है, ओके। और इस मिरर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। कौन से मिरर को? कनकेव का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग। अब कन्वेक्स का दूसरा नाम है इसका ऑपोजिट, कन्वेक्स। ये डाइवर्ज करता है, फैला देता है इधर उधर, डाइवर्जिंग, डाइवर्सिटी जैसे डाइवर्जिंग, फैल जाना। ये पैरेलल रे आ रही है, ये इंसिडेंट के पैरेलल आई, ये एफ में से निकलनी है, लेकिन डॉटेड कर लो, ये एस, ये गई, एक्चुअल में ये रे यहां पर चली गई, डाइवर्ज हो गई। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को कैसे ऑब्जर्व करोगे? देखो, कन्वर्जिंग रे वो रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ती हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग रेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाती हैं। देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ गई है। प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ने वाली रेज या प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ने वाली रेज का जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, जिसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मींस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दिया रेज को, बेंड कर दिया, ओके। डाइवर्जिंग जिसने प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर दिया रे को, ओके। तो बेटा ये वाला पॉइंट शायद तुम्हें क्लियर नहीं हुआ होगा, कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होंगे, तो मैं इसको क्लियर करता हूं। एक्चुअल में ये एक पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ पैरेलल रे। ये इंसिडेंट रे है, क्यों? ये मिरर की तरफ जा रही है, और ये मिरर बेसिकली डाइवर्जिंग है, तो इसको डाइवर्ज करना है, बट स्केल लगा के लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि हमारा रूल है कि जो पैरेलल रे आती है वो फोकस में से क्रॉस करती है। तो हम कहेंगे इसका जो फोकस है ना, अभी अभी मैंने बताया था, कन्वेक्स का जो फोकस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है वो वर्चुअल होता है, रियल में कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअल में तो ये रे इधर चली गई है, लेकिन अगर मैं स्केल लगा के रीड्रॉ करूंगा, इस रे को एक्सटेंड कर दूंगा, तो दैट शुड बी पास फ्रॉम एफ। तो ये कहां से पास होनी चाहिए? एफ में से पास होनी चाहिए। एक्चुअल में तो नहीं हुई, दिस इज द वर्चुअलिटी, ये वर्चुअल है, तभी तो मैंने इसे डॉटेड बनाया है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर जब भी काम किया जाता है तो बिहाइंड द मिरर कुछ भी रियल नहीं होता। रियल नहीं होने के कारण हम उसे वर्चुअल रखते हैं, और उसको शो करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ डॉटेड लाइन, you cannot draw the regular line, okay। तो हाँ, ये डाइवर्जिंग है, देखो इसने डाइवर्ज कर दिया ना। अगर कोई लाइन इधर से आएगी लाइक दिस, वो इधर डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे से करोगे फोकस में से चली जाएगी, तो ये एरोज बनाने हैं, डाइवर्ज हो गई। देखो लाइट फैल गई ना, इधर इधर ऐसे फैल गई, इसमें लाइट ऐसे जुड़ गई, कन्वर्ज हो गई। तो दिस इज द डाइवर्जिंग मिरर, दिस इज द कन्वर्जिंग मिरर। तो बेटा रूल फर्स्ट अपना याद कर लो कि अगर कोई भी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के रेज, देन इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, तो फोकस में से पास हो जाएगी। गुड, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 मैं ये कहता हूं इसका ऑपोजिट कर दो, करवाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। रूल नंबर फर्स्ट का ऑपोजिट है रूल 2। बहुत इजी है इसके रूल्स बेटा। कैसे ऑपोजिट होगा? लेट्स सी। ये एक मिरर लिया, डन, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट सी, ओके। तो अगर कोई रे, इंसिडेंट रे एफ में से क्रॉस कर रही है लाइक दिस, एरोस चेक करो बेटा, इंसिडेंट है ये, क्यों? मिरर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। इसके बाद, अब इसके बाद क्या होने वाला है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये ऐसे हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, एरोस चेक करो, रिफ्लेक्टेड रे। तो ऑपोजिट हो गया ना रूल। पहले इंसिडेंट पैरेलल थी तो रिफ्लेक्टेड एफ में से आ रही थी, अब इंसिडेंट एफ में से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड पैरेलल हो गई, सिंपल। उसमें भी कर लो, फिर इसमें करने में क्या प्रॉब्लम है? एरो चेंज कर रहा हूं बेटा मैं सिर्फ, ये इंसिडेंट रे है, एरो बदल दिया, ये रिफ्लेक्टेड बन जाएगी, एरो बदल दिया, हो गया। ऐसे आई पैरेलल होकर चली गई। गॉट दिस पॉइंट? कहां से निकलनी चाहिए? बेसिकली एफ में से। एफ की स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए एफ के, ओके। तो रूल 2 हो गया। रूल 3 सबसे आसान है, क्या देखते हैं।
रूल 3 से पहले तुम्हें एक रूल बताता हूं मैं। तुमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना, मिरर बात कर रहे हैं सिर्फ हम मिरर की। तो लो जो लॉ नंबर 2 था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, सबको पता है। देखो ये प्लेन मिरर है। रूल 3 से पहले रूल देखो, ये बेटा नॉर्मल है, प्लेन मिरर के 90 डिग्री पर है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल पर आ जाए, एरो चेक करो बेटा, देखो नॉर्मल पर आ गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है कि नॉर्मल में और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है। नॉर्मल में जैसे मान लो मैंने इंसिडेंट रे अगर यहाँ बना दी, तो ये नॉर्मल है, तो ये वाला इंसिडेंट रे में और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, तो वो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर तो कुछ एंगल ही नहीं है, क्यों? नॉर्मल पे इंसिडेंट रे आ गई है, ये नॉर्मल थी, इंसिडेंट रे भी उस पे आ गई है, एंगल बनाया नहीं इंसिडेंट रे ने, मतलब एंगल आई हो गया 0 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्मल के ऊपर आ गई है। ओके, अगर एंगल आई 0 हो गया तो एंगल आर को भी 0 होना पड़ेगा, बाय दिस लॉ होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के ऊपर आ जाएगी, तो एरो इसी पे 4 लगा दो, बस खत्म। तो समझ आया ये कि अगर एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमारी इंसिडेंट रे किस पर आएगी? इट विल कम अलोंग विद द नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल के साथ साथ आ जाएगी, ठीक है? ओके, तो अब इसका रूल अगर हम कनकेव और कन्वेक्स की बात करें, क्योंकि रूल सबके सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता रूल में, तो मैं चाहूंगा तो मैं ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर भी दिखा सकता हूं कनकेव में। चाहना क्या मतलब ये होता है, तुमने अभी देखा नहीं है, तो कईयों ने देखा भी होगा बुक्स वगैरह में, कहीं रीड करा भी होगा, लेकिन मैं एक बार शो कर देता हूं, तुम्हारी वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। क्यों बेटा? लॉ है, लॉ सबके लिए सेम होता है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर तो मेन मिरर है ना, प्लेन मिरर में अगर लॉ लगा दिया तो उनमें तो लगेगा ही लगेगा। तो ये अभी हमने ऐसे बनाया था कुछ लाइक दिस, ठीक है? ये था, ओके, ये पैरेलल आई थी, ये एफ था, ये ऐसे क्रॉस कर गई थी, समझ रहे हो? तो ठीक है, इस मिरर के 90 डिग्री पर ये मैंने मान लिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस 90 पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल ड्रॉ हो गई 90 पर, ये बन गया एंगल है, ये बन गया एंगल है, इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। समझ आया? क्योंकि ये अगर मैं कर्वेचर पे एक छोटा सा पार्ट ले लूं, ये छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो इस स्ट्रेट लाइन से ठीक 90 डिग्री का एक नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल क्या होगा? बेसिकली इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा ना, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। तो इन दोनों लाइंस का जो कंबाइंड एंगल होगा उसको बाइसेक्टर बनाओगे, ऊपर वाला एंगल आई हो जाएगा, नीचे वाला एंगल आर हो जाएगा। इसमें भी रूल फॉलो हो गया। तो इसमें नॉर्मल कहां पर है बेटा? ये रहा नॉर्मल, और बेसिकली ये जो नॉर्मल, ये भी याद कर लो, एफ से वो क्रॉस कर रहा है तो ये डबल होगा, रूल है बेटा ये तो अगर ये मैं कहता हूं इंसिडेंट रे, अब ये रूल नंबर 3 पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें रूल नंबर 3 पे लेकर आया हूं कि जो जहां से तुम्हारी नॉर्मल क्रॉस कर रही होती है वो वाला पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां से तुम्हारी नॉर्मल क्रॉस करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बेटा रूल्स बहुत अच्छे से कर दो, क्योंकि कल मैंने तुम्हें रे डायग्राम्स करवाने हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब क्या करना है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल पर आ जाए, क्योंकि नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल होती है। ओके, अगर नॉर्मल पर आ जाएगी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रिट्रेस कर लेगी अपने आप को, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 रहेगा। तो उसको बोलते हैं रिट्रेसिंग ऑफ पाथ बाय लाइट। मैंने बताया था ना, लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो देखो रूल्स की बहुत पक्की है लाइट, रूल्स फॉलो करेगी लाइट, एक एक रूल फॉलो करेगी, अपनी मनमर्जी से कहीं भी मुड़ नहीं जाएगी, जैसा रूल होगा वहीं पर ही वो टर्न करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ये रिट्रेस हो जाएगी। तो इसको हम शो कैसे करेंगे बेटा? देखो, शो करने के लिए अब रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मैंने बनाया, ये पॉइंट है सी, सी से अगर कोई लाइट इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो नॉर्मल से आ गई ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई है इंसिडेंट रे, तो मतलब इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल से पास हो रही है, सी से पास हो रही है, मतलब नॉर्मल पे है, तो वो अपने पाथ को यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद रिट्रेस कर लेगी। एक ही लाइन में दोनों एरोस बना दो, ये वाला भी और ये वाला, ये एरो है इंसिडेंट का, ये वाला एरो है रिफ्लेक्टेड का, सिंपल।
तो रूल नंबर 3 भी हो गया, बस 3 ही रूल थे। तो इसमें इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल है, इसमें भी बनाना बहुत सिंपल है। कैसे, देखो सी पर, तो ये लाइन आई ऐसे, सी में से क्रॉस हो रही है, इस पे इंसिडेंट बना दो और इसी पे रिफ्लेक्टेड बना दो। इतने पोर्शन की जो लाइन बनाओगे बेटा, ये रेगुलर लाइन होगी, कॉन्टिन्यूअस लाइन होगी। इस पोर्शन की जो लाइन बनाओगे ये डॉटेड होगी क्योंकि इमेजिनेशन होगी। ठीक है, आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से कांसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। आर यू गेटिंग टू मी कंप्लीटली? और इन द केस अगर कोई तुम्हें डाउट रह जाता है तो तुम मुझे मैसेज कर दो या वीडियो को दोबारा से चेक कर लो एक बारी। बेटा ये वो बेस है जिसके बिना हमारी आगे गति नहीं है, यह लगा लो कि हम लाइट को सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो बेस जिसका क्लियर है, जिसने फाउंडेशन डाल दी अपने लाइट चैप्टर की, तो आगे लाइट चैप्टर उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। तो डिज़ाइन जैसा मर्जी तुम बना लेना, जितनी मेहनत करोगे, जितने पैसे लगाओगे, उतनी रेनोवेशन अच्छी होगी, उतनी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो करो मेहनत, बेस बनाओ एक बार, ये अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कल हम रे डायग्राम्स करने जा रहे हैं, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा लाइफ का, इस चैप्टर का। तो ठीक है, ये तुम्हें पता लग गया कि इमेज कहाँ बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, इंटरसेक्शन पे बनती है, रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पे बनती है, रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, कनकेव के कितने पॉइंट्स रियल होते हैं, कन्वेक्स के क्या रियल है, क्या वर्चुअल है। ओके, और नॉर्मल से आने वाली जो इंसिडेंट रे नॉर्मल पर आ जाती है तो रिट्रेस कर लेती है। हर चीज़ मैंने तुम्हें कंसेप्चुअल पॉइंट से और बेसिक पॉइंट से बता दी है। तो प्लीज स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्ट्स, बिल्ड योर फाउंडेशन वेरी वेल। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे अहेड।